हेलो गाइज, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूं। मैंने अपकृत्य विधि से संबंधित कुछ आवश्यक क्वेश्चंस डिस्कस करने शुरू किए थे। आज मैं इस वीडियो के थ्रू एक अति आवश्यक क्वेश्चन जो अपकृत्य विधि से संबंधित है डिस्कस करने वाली हूँ। आज मैं इसमें यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड नेग्लिजेंस? डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। उपेक्षा से आप क्या समझते हैं? वादों की सहायता से समझाइए। दिस इज माय क्वेश्चन। यदि हम अपकृत्य विधि की बात करते हैं तो अपकृत्य विधि में उपेक्षा के दो अर्थ हैं। पहला, अपकृत्य विधि के अंतर्गत किसी भी कार्य को उपेक्षा पूर्वक कारित करना। उदाहरण के लिए असावधानी के साथ करना, अतिचार करना, न्यूसेंस करना, मानहानि कारित करना। यदि हम देखें तो इन सभी केसेस के अंदर उपेक्षा एक प्रकार से मेंटल एलिमेंट के रूप में विद्यमान है। दूसरा, उपेक्षा को एक अलग से अपकृत्य विशिष्ट तोड़ भी माना जा सकता है। इसका अर्थ यह होता है कि एक ऐसा आचरण करना जो सती कारित करने का जोखिम सृजन करे। यह उपेक्षा का तात्पर्य यहाँ पर मेंटल एलिमेंट के रूप में नहीं लिया जाएगा, बल्कि एक स्पेसिफिक टोट्स के रूप में समझा जाएगा। संबंधित इसको हम टिट केसेस के सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाद है टोनोग वर्सेस स्टीवेंसन। इस वाद में उपेक्षा को उस स्थिति में एक अलग अपकृत्य के रूप में माना गया है, क्योंकि यहाँ पर सावधानी बरतने का कर्तव्य था, परंतु यहाँ पर सावधानी नहीं बरती गई थी। यदि हम उपेक्षा की बात करें तो इसके कुछ असेंशियल एलिमेंट देखने को मिलते हैं। आवश्यक तत्वों को सिद्ध करना पड़ता है। पहला, कि प्रतिवादी का यह कर्तव्य था कि वो वादी के प्रति सावधानी बरते। मीन्स देयर वॉज ड्यूटी टू टेक केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। सेकेंडली, प्रतिवादी ने उस कर्तव्य का उल्लंघन किया हो। देयर मस्ट बी वायलेशन ऑफ दैट ड्यूटी, एंड ड्यू टू दैट वायलेशन ऑफ ड्यूटी ही मस्ट कॉज डैमेज। थर्ड एलिमेंट क्या कहेंगे? परिणाम स्वरूप वादी को नुकसान हुआ हो। अतः हम ये कह सकते हैं कि उपेक्षा के लिए ये जरूरी है कि प्रतिवादी का ये कर्तव्य था कि वादी के प्रति सावधानी बरते। उसने उस कर्तव्य का उल्लंघन किया है और उसी कर्तव्य उल्लंघन के परिणाम स्वरूप वादी को नुकसान पहुंचा है। यदि ये तीनों एलिमेंट शामिल होते हैं तभी हम यह उपेक्षा को एक विशिष्ट तोड़ के रूप में मान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला एलिमेंट सावधानी बरतने का कर्तव्य है। उपेक्षा के दायित्व के लिए यह जरूरी है कि प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का एक विधिक कर्तव्य होना चाहिए, जो वास्तव में सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन माना जाता है। यह कर्तव्य या तो कानून द्वारा अधिरोपित किया जाता है या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध उत्पन्न करने से जागृत होता है। डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन के वाद में एक फुटकर विक्रेता ने एक व्यक्ति के हाथ में एक जिंजर बियर की बोतल बेच दी, परंतु जिंजर बियर की बोतल जिस महिला को दी गई थी, उसने जैसे ही उसको पिया वह बीमार हो गई, क्योंकि उस जिंजर बियर की बोतल में एक मरे हुए स्नेल के अवशेष शामिल थे। क्योंकि बियर की बोतल गहरे रंग की थी, क्यों उसमें से बाहर से कुछ दिखाई नहीं दिया। वादी ने बियर बोतल के निर्माता जिससे फुटकर विक्रेता ने खरीदी थी उसके विरुद्ध वाद दायर कर दिया और उस लगाया कि वह बोतल का द्रव्य पीने के पश्चात वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई है। न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि वादी के प्रति प्रतिवादी का यह कर्तव्य था कि वह सावधानी बरते, और प्राइवेट काउंसिल ने यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी यहाँ पे उत्तरदायी थे। अतः संविदा से स्वतंत्र निर्माता का अंतिम उपभोक्ता के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य होता है। यदि वह सावधानी नहीं बरतता तो ऐसी स्थिति में उसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा। सेकंड वाद है आंट वर्सेस ऑस्ट्रेलियम लिटिंग मिल्स लिमिटेड 1935। इस वाद में वादी ने 2 ऊनी अंडरवियर एक फुटकर विक्रेता से खरीदे, जिन्हें पहनने के बाद उसे स्किन की बीमारी हो गई। यह बीमारी उसे इसलिए हुई थी क्योंकि निर्माता ने उपेक्षा के कारण कुछ केमिकल पदार्थ धोकर हटाने में असफलता पाई थी। उसे धोकर नहीं हटाया था, उसको बिना धोकर हटाए बिना ही उसकी पैकिंग कर दी गई थी। प्रीवी काउंसिल के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवादी इसके लिए उत्तरदायी थे। तीसरा वाद एन्स वर्सेस मेटन लंदन बारो काउंसिल। इस वाद में वादी एक मकान के पट्टेदार थे। संबंधित मकानों को बेलक्राफ्ट ने 1962 में निर्मित किया था। 1970 में मकानों में दरारें आने लगी और दीवारें तिरछी होने लगी। वादी के अनुसार इनकी नींवों की अनुपयुक्तता के कारण ऐसा हो रहा था।
1972 में उन्होंने वेलक्राफ्ट के विरुद्ध रिट जारी कर दी और यह धारित किया गया कि निर्माता का उन व्यक्तियों के प्रति जिन पर इमारत या पड़ सकता था सावधानी बरतने का साधारण कर्तव्य था। अगला वाद है मैसर्स मुकेश टेक्सटाइल्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एच.एफ. सुब्रमण्यम शास्त्री एंड अदर्स। अगला वाद है श्रीमती कुमारी वर्सेस तमिलनाडु स्टेट एंड अदर्स 1992। इस वाद में एक 6 साल के लड़के की मद्रास शहर के 10 फीट के गहरे सीवर में गिरने से मृत्यु हो गई क्योंकि टैंक खुला पड़ा हुआ था और वो ढका नहीं गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया कि तमिलनाडु राज्य अपील लाभार्थी को 50,000 रुपये का कंपनसेशन प्रोवाइड करे, उनको उस धन पर 12% के हिसाब से ब्याज भी दे और यह कहा गया कि प्रत्यार्थी टैंक खुला छोड़ने की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार थे। वाद है एम.आई. मैथ्यू उर्फ कोच्चन वर्सेस के.आर. गोपालन कृष्ण नायर। इस वाद में एक भूमि के स्वामी की दीवार लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त भूमि से लगी भूमि के नाले के निर्माण के दौरान गिर गई। विभाग द्वारा निर्माण में कोई उपेक्षा नहीं बरती गई थी, अतः उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया गया कि नुकसानी प्रदान नहीं की जा सकती, परंतु यदि उपेक्षा बरती गई होती तो यहाँ पर न्यायालय प्रतिकर प्रदान करता। इससे संबंधित कुछ वाद मैं आपको डॉक्टर और मरीज से संबंधित बताती हूँ जहाँ पे उपेक्षा के मामले देखने को मिले हैं। पहला वाद है यूसुफ उर्फ पचापन वर्सेस डॉक्टर जॉर्ज मुंजेले 1994 केरला। इस वाद में डॉक्टर ने एक महिला की बच्चेदानी बंद करने का ऑपरेशन इतनी लापरवाही से किया कि उस स्थान को सुन्न करने की दवा जो एंथीसिया थी वो भी नहीं दी, जिससे सही नाली काटने के स्थान पर छोटी आंत की नाली काट दी गई और उसे बंद भी नहीं किया गया, जिससे महिला की मृत्यु हो गई। केरला हाई कोर्ट द्वारा यह निर्णित किया गया कि महिला की मृत्यु डॉक्टर की उपेक्षा के कारण हुई थी क्योंकि उसने युक्ति युक्त सावधानी नहीं बरती थी। माननीय अदालत ने वादियों को 1,60,000 रुपये प्रति कर व ब्याज 12% देने का आदेश दिया। अगला वाद है हरियाणा राज्य वर्सेस श्रीमती संतरा 2000 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में महिला ने सरकारी डॉक्टर स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन या बंधनकरण का ऑपरेशन करवाया, परंतु वह डॉक्टर की उपेक्षा के कारण असफल रहा। महिला ने एक अनचाहे बच्चे को जन्म दिया। इस महिला के पहले से ही 7 बच्चे थे और वो महिला एक गरीब श्रमिक महिला थी। न्यायालय ने डॉक्टर एवं सरकार दोनों को प्रतिकर देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो यह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक कानूनी कर्तव्य था कि आप सावधानी बरतें, परंतु आपने वो सावधानी नहीं बरती। दूसरा, जैसे मैंने आपको असेंशियल एलिमेंट में बताया कि सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन किया गया। देयर वाज ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर। शिक्षक के दायित्व के लिए यह जरूरी है कि वादी द्वारा यह सिद्ध किया जाए कि प्रतिवादी ने सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन किया था और वह अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहा था। उदाहरण के लिए बैंक का यह कर्तव्य है कि वो चेक का भुगतान करने से पहले यह पक्का कर ले कि हस्ताक्षर प्रमाणिक है। यदि बैंक चेक का भुगतान करने से पहले इस कर्तव्य का पालन करने में असफल रहता है तो वह उपेक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। इसी से संबंधित हम कुछ वाद लेते हैं। पहला वाद है सागर चंद वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर राज्य AIR 1999। इस वाद में 2 बच्चों की मृत्यु बिजली का तार छूने से लाइनमैन की उपेक्षा के कारण हुई थी। पूजा नाम की एक लड़की जब धान के खेत से होकर नहाने के लिए जा रही थी तो वो 11 किलोवाट के बिजली के तार से टच हो गई और वो जमीन से 3 फीट ऊंचा था। उससे उलझने के कारण वह मर गई और उसका भतीजा जो उसकी सहायता करने का प्रयास कर रहा था वह भी मर गया। कोर्ट ने विभाग को दोषी ठहराया और यहाँ पर दोषी ठहराते हुए उसे 60,000 रुपये प्रतिकर रूप में व 75,000 रुपये बच्चों को असामयिक मृत्यु के रूप में देने की घोषणा की। अगला वाद है श्यामल बरम साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इस वाद में ईडन गार्डन स्टेडियम में 16 दिसंबर 1969 को टेस्ट मैच को देखने के लिए टिकट लेने वालों की लाइन लग गई। एक 16 साल का बच्चा भी वहां पर खड़ा था। भीड़ में भगदड़ मचने के कारण वह बुरी तरह से दबकर घायल हो गया और पुलिस की संख्या व प्रबंधन उपयुक्त न होने के कारण ऐसा हुआ था। ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा यह निर्णित किया गया कि दुर्घटना प्रतिवादियों की उपेक्षा के कारण हुई थी, अतः वादी को 20,000 रुपये प्रति कर के रूप में देने का आदेश दिया गया। वाद है पी रामडू वर्सेस अधीक्षक इंजीनियर AP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इस वाद में न्यूछा बिजली का तार जो 8 दिन पहले टूटा था
उसे नहीं हटाया गया तथा उसके संपर्क में आने के कारण वादी की भैंस बिजली के आघात से मर गई। ऐसा बिजली विभाग के अधिकारियों की उपेक्षा के कारण हुआ था। अतः आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बिजली विभाग को इसके लिए वादी को प्रतिकर के रूप में 94,000 सती के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कर्तव्य का उल्लंघन किया गया है। जैसा मैंने आपको तीसरा एलिमेंट बताया है कि वादी को उस कर्तव्य भंग के कारण नुकसान होना चाहिए, मीन्स कॉन्सिक्वेंट डैमेज मस्ट बी डन टू द प्लेंटिफ ड्यू टू द वायलेशन ऑफ डेथ ड्यूटी। उपेक्षा के अपरित्यय का अंतिम आवश्यक तत्व यह है कि प्रतिवादी द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन करने पर वादी को नुकसान हुआ हो और यह नुकसान दुरुस्त नहीं था। अतः नुकसान प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण होना चाहिए। कहा जाता है कि रेस इप्सा लिक्विडेटर मीन्स वस्तुएं स्वयं बोलती हैं। ये जो लेटिन शब्द है इसका अर्थ ये होता है कि जो चीज़ें हैं वो स्वयं बोलती है। ऐसे कई मामले होते हैं जिनमें दुर्घटना स्वयं इस तरह से बोलती है जैसे कि वो स्वयं प्रमाण दे रही हो। कि वादी के लिए केवल दुर्घटना को सिद्ध करना होता है तथा प्रतिवादी को यह सिद्ध करना होता है कि दुर्घटना उसकी उपेक्षा के कारण न होकर किसी अन्य कारण से हुई है। इसी से संबंधित हम वाद लेते हैं। पहला वाद है पुष्पाबाई पुरुषोत्तम ओदेसी वर्सेस मैसर्स रंजीत गिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। पुरुषोत्तम तुलसीदास उपदोषी नामक एक व्यक्ति की मृत्यु एक मोटर गाड़ी दुर्घटना में उस समय हुई जब वह प्रतिवादी की गाड़ी से यात्रा कर रहा था। दुर्घटना प्रतिवादी के मैनेजर द्वारा अंधाधुंध एवं उपेक्षापूर्वक ढंग से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। मृतक की पत्नी व बच्चों ने नुकसानी प्राप्त करने के लिए वाद दायर कर दिया और उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया गया कि इस पर रेस इप्सा लिक्विडेटर का सूत्र लागू होगा तथा प्रतिवादी को यह सिद्ध करना होगा कि दुर्घटना उसकी उपेक्षा के कारण नहीं हुई है। प्रतिवादी ने ऐसा करने की चेष्टा नहीं की और कोर्ट ने प्रतिवादियों को उपेक्षा के लिए उत्तरदायी माना। इसी से संबंधित अगला वाद है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवती। इस वाद में दिल्ली के मुख्य बाजार चांदनी चौक में टाउन हॉल के सामने स्थित घंटाघर अचानक ध्वस्त होने के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। यह घंटाघर दिल्ली नगर निगम का था और उसके नियंत्रण में था। वो 80 साल पुराना था और उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि इसे मरम्मत की आवश्यकता थी और यहाँ पर प्रतिवादियों द्वारा लापरवाही की गई थी। यहाँ पर रेस इप्सा लिक्विडेटर का सूत्र लागू किया गया और प्रतिवादी उपेक्षा की अनुपस्थिति को साबित नहीं कर पाए, अतः उन्हें उत्तरदायी ठहराया गया। इसी से संबंधित सेकंड वाद है सैयद अकबर वर्सेस कर्नाटक राज्य 1979 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में वादियों ने घर के ऊपर जा रहे तारों में कोई पदार्थ नहीं ढका गया था। करण सिंह की मृत्यु उसके घर की सीढ़ी के ऊपर लटके हुए तार को छूने से हो गई थी। इस पर रेस इप्सा लिक्विडेटर का सिद्धांत लागू किया गया क्योंकि तारों पर प्रतिवादियों या उसके सेवकों का प्रबंध था और वो सावधानी बरतने में असफल रहे थे, अतः वे उत्तरदायी माने गए थे। अगला वाद है द कृष्ण बस सर्विस लिमिटेड वर्सेस श्रीमती मंगली एंड अदर्स 1997 सुप्रीम कोर्ट। रेलवे इंजीनियर लाल वजीर सिंह कृष्णा बस सर्विस की बस से दिल्ली से हिंसा जा रहे थे। बस खराब हो गई जिसमें वजीर सिंह व अन्य यात्रियों के अपीलार्थी जो कंपनी के अन्य बस में बिठा दिए गए और वो रोहतक के पास ड्राइवर की उपेक्षा से बस उलट जाने के कारण वजीर सिंह की मृत्यु हो गई और अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। उच्चतम न्यायालय ने इसमें रेस इप्सा लिक्विडेटर का नियम लागू करते हुए प्रतिवादियों को उत्तरदायी ठहराया। अगला वाद है जसवीर कौर वर्सेस पंजाब राज्य 1994 पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। इस वाद में महिला ने एक सरकारी अस्पताल में एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। अस्पताल में बच्चे के लिए अलग पालने का प्रबंध नहीं था और बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा था, इसलिए उसे अलग से सुला दिया गया, परंतु अचानक बिजली चली गई और बच्चा वहाँ से गायब हो गया। बाद में बच्चा बाथरूम के वॉश बेसिन के पास पड़ा मिला और उसकी एक आँख बाहर आ चुकी थी और जांच के बाद पता चला कि बच्चे को बिल्ली उठा के ले गई थी, जहां पर कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण ऐसा हुआ था। उच्च न्यायालय ने रेस इप्सा लिक्विडेटर के सिद्धांत को लागू करते हुए उन्हें उत्तरदायी ठहराया और 1 लाख रुपए का प्रतिकर देने के लिए कहा। नेक्स्ट केस इज अछूत राव हरिभाव खोडवा वर्सेस महाराष्ट्र राज्य AIR 1996। इस वाद में एक सरकारी अस्पताल में मरीज के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने उपेक्षा से कपड़े का गाज मरीज के शरीर के अंदर छोड़ दिया, जिससे मरीज के घाव
में पस आने लगा और बाद में मरीज की मृत्यु हो गई। उन्नेबल उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि इसमें रेस इप्सा लिक्विडेटर का सिद्धांत लागू होगा और इसे लागू करते हुए राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया क्योंकि मरीज की मृत्यु अस्पताल की उपेक्षा के कारण हुई थी। अगला वाद है S.K. अल्बक्स वर्सेस धीरेन्द्र नाथ पांडा एंड अदर्स, AIR 1983 उड़ीसा। इस वाद में एक कर्मी दल रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक ऑटो रिक्शा क्रॉसिंग पार करने का प्रयास कर रहा था। वे रेलगाड़ी के गुजरने से पहले क्रॉसिंग पार करना चाहता था, परंतु ऑटो रिक्शा का इंजन पटरी पर बंद हो गया, जिससे रेलगाड़ी रिक्शा के अगले हिस्से से टकरा गई। वह यात्री जमीन पर गिर पड़ा और उन्हें चोट आई। ऑटो रिक्शा को उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वे यात्री क्षतिपूर्ति के लिए दायी थे। स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति। कानू कारेथर वर्सेस केरल राज्य ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, AIR 1975। इस वाद में एक 73 वर्षीय अपीलार्थी एक यातायात बस अड्डे पर प्रतीक्षा कर रहा था। तभी प्रतिवादी की एक बस का ड्राइवर जब उसे वो पीछे कर रहा था तो उसने अपीलार्थी से टक्कर मार दी, जिससे उसे दाहिने पैर की उंगली कटवानी पड़ी। केरला हाईकोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया कि इस वाद में ड्राइवर या कंडक्टर स्पष्ट नहीं कर पाया कि वादी को टक्कर कैसे लगी, अतः निर्णय वादी के पक्ष में दिया गया और उन्हें उत्तरदायी ठहराया गया। यह सब मैंने आपको नेग्लिजेंस या उपेक्षा के बारे में बताया था। ये आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाला है। And if you have any doubt, you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.